नमस्कार। हिंदी साहित्य की आज की कक्षा में हम बिसल रास के काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आज इसके कला पक्ष का वर्णन करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिसल रास आदिकाल की एक श्रृंगारिक रचना है जिसमें अजमेर के राजा बिसलदेव और धार नगरी की राजकुमारी राजमती के विवाह, विरह और पुनर्मिलन की कथा का सुंदर वर्णन किया गया है। कवि का प्रमुख जो लक्ष्य रहा है वियोग वर्णन की तरफ अधिक लगाव रहा है, उसका वर्णन उसने अधिक गहराई से किया है, परंतु जो संयोग के वर्णन है वह भी प्रेम की निश्चलता, प्रेम की उज्ज्वलता और निष्कलंकता को वर्णित करते हैं। आज की कक्षा में हम बिसल रास के कला पक्ष के संदर्भ में कुछ बात करेंगे। कला पक्ष अर्थात कवि की जो अनुभूति है उसे अभिव्यक्त करने के जो माध्यम हैं उनकी बात हम करेंगे। उसके अंतर्गत सबसे पहले हम लेते हैं भाषा। बिसल रास की भाषा के लिए कहा जाता है कि इसकी भाषा राजस्थानी है। श्री नरोत्तम दास जी स्वामी के अनुसार बिसल रास की भाषा शुद्ध राजस्थानी है। उन्होंने विद्वानों के मतों का निस्तारण किया है, उनका विरोध किया है और अपना स्वतंत्र मत दिया है, क्योंकि शुक्ल जी की मान्यता थी कि इस ग्रंथ में जो भाषा प्रयुक्त की गई है वह पूर्णतः राजस्थानी भाषा नहीं है। शुक्ल जी का कथन हम यहाँ पर पढ़ते हैं। इस ग्रंथ से एक बात का आभास अवश्य मिलता है, वह यह है कि शिष्ट काव्य भाषा में ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में भी व्यवहार होता था। तो शुक्ल जी यहाँ पर राजस्थानी भाषा को स्वतंत्र भाषा नहीं मान रहे हैं, ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप को ही यहाँ पर वह संकेत दे रहे हैं। साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी ही थी। बिसल रासों में बीच बीच में बराबर इस साहित्यिक भाषा को मिलाने का प्रयत्न दिखाई देता है। ध्यान देने की पहली बात है कि राजपूताने के एक भाट का अपनी राजस्थानी में हिंदी में मेल करना, जैसे मोती का आखा किया, चंदन काठ को मांडो, सोना की चोरी, मोती की माला इत्यादि। लेकिन स्वामी जी, नरोत्तम दास स्वामी जी इस मत का, शुक्ल जी के इस मत का बिल्कुल विरोध करते हैं और वह कहते हैं कि बिसल में कहीं भी हिंदी को, खड़ी बोली को या ब्रज भाषा को मिलाने का प्रयत्न नहीं किया। सारे काव्य की जो भाषा है वह शुद्ध बोलचाल की राजस्थानी है। संभवतः संबंध कारक के का, की, के आदि प्रत्ययों को देखकर शुक्ल जी को यह भ्रम हुआ कि यह भाषा ब्रज, खड़ी बोली या पुरानी हिंदी का रूप हो सकती है, परंतु स्वामी जी, नरोत्तम दास स्वामी जी कहते हैं कि यह प्रत्यय का, की के प्रत्यय राजस्थानी में भी आता है। इसलिए इस आधार पर इस राजस्थानी भाषा का हम विरोध नहीं कर सकते। इस ग्रंथ की जो भाषा है, मोती का आखा किया, ये खड़ी बोली नहीं अपितु शुद्ध राजस्थानी है। इसका अर्थ है मोतियों के अक्षत बनाए। यहाँ पर का बहुवचन का प्रत्यय है, खड़ी बोली की भांति एक वचन का प्रत्यय नहीं है। तो यहाँ नरोत्तम दास स्वामी स्पष्ट करते हैं कि बिसल रास की जो भाषा है वह शुद्ध राजस्थानी भाषा है। इस संबंध में विद्वानों में मतैक्य नहीं है, विरोध है। नरोत्तम दास स्वामी जी ने अपने तर्कों के माध्यम से इस काव्य की भाषा को राजस्थानी भाषा सिद्ध करने का प्रयत्न किया है और अधिकांश जो विद्वान हैं उनके मत से सहमत होते हुए प्रतीत होते हैं। इस विवाद में पड़े बिना यदि बात की जाए कि इसमें जो भाषा प्रयुक्त की गई है उस भाषा में स्वयं में क्या विशेषता है। कवि को शब्द पारखी और भाषाओं का धनी बहुत सारे विद्वानों ने माना है। इसकी जो भाषा है वह जन सामान्य के लिए बौद्धगम्य भाषा है। ऐसी सरल भाषा है जिसे आम मनुष्य सरलता से समझ सकते हैं और बौद्धगम्य भाषा होते हुए भी साहित्यिक सौंदर्य की जो मानदंड है, साहित्यिक सौंदर्य के लिए जो आवश्यक मापदंड है, ये भाषा उन पर भी खरी उतरती है।
भाषा के गुण की यदि बात की जाए, बोधगम्यता के साथ साथ इसमें प्रसाद गुण तो है ही क्योंकि ये बोधगम्य भाषा है, लेकिन श्रृंगार रस के अनुकूल इसमें माधुर्य गुण का सुंदर प्रयोग किया गया है। एक उदाहरण देखते हैं। परणवा चाल्यो विसल राव, पंच सखी मिली कलश वंदाव, मोती का आखा किया कुंकु चंदन पाका पान। आरती के आरंभ में यह चित्रण आलंबन रूप में सामने आता है और ये भाषा की बोधगम्यता के साथ साथ उसकी माधुर्यता का वर्णन भी करता है। भाषा की दूसरी विशेषता है नीति कथन और सूक्तियां, जिससे भाषा सार्थक नीति कथन और सूक्तियों का प्रयोग करने से भाषा विशिष्ट बन गई है। इससे भाषा में प्रेषणीयता तो आई है, लेकिन इसके साथ साथ वक्रता भी उत्पन्न हुई है और पूरी सरसता के साथ जो वर्ण्य विषय है वह संप्रेषित भी हो जाता है। कुछ नीति कथन हम देखते हैं जो कवि ने प्रयुक्त किए। रतन छिपाव्यु किम छिपई, किस प्रकार रतन को यदि छिपाया जाए तो कैसे छिप सकता है, उसका जो प्रकाश है, उसके जो चमक है, उसका जो उज्ज्वलता है वह अवश्य प्रकट हो जाएगी। कृत क्रम लिखिया सो भोगवई, बिन भोगवैया नहीं छूटे पाप। ये जो कथन, ये सूक्तियां हैं, इनसे भाषा प्रेषणीय बन रही है, सुंदर बन रही है और इसके साथ साथ भाषा में लाक्षणिकता का भी समावेश हो रहा है। कवि ने लोक में प्रचलित जो लोकोक्ति और मुहावरे हैं उनका प्रयोग भी अधिकार से किया है, जिससे काव्य में अर्थ गांभीर्य उत्पन्न हुआ है, प्रेषणीयता आई है। कुछ लोकोक्ति और मुहावरे का उदाहरण हम देख सकते हैं। सिर का सेहरा माथे का मोड़, लौन उतारी अप्सरा, ऐसी लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग कवि ने किया है। कवि के शब्द चयन को यदि हम देखें तो कवि का जो शब्द चयन है वह इस संदर्भ में कवि की दृष्टि उदार रही है। राजस्थानी के शब्दों के साथ साथ संस्कृत के तत्सम शब्दों का कवि ने प्रयोग किया है, जैसे त्रिभुवन, सार, पंचम, वर आदि। और इसके साथ साथ अर्ध तत्सम शब्द सरोवर, विनाश, प्रिय, चंदन आदि, उर्दू शब्द कबीर, बांदी, चादर आदि। ये सब बातें दर्शाती है कि इस काव्य का जो कवि है, रचनाकार है, वह अपनी दृष्टि से उदार है। वह राजस्थानी से एक प्रकार से चिपका हुआ न रह करके संस्कृत के बोधगम्य शब्दों का प्रयोग भी सरलता और अधिकार के साथ कर रहा है। इसके साथ हम आगे देखते हैं। इस कविता की इस जो रचना है, इसकी भाषा में जो चित्रात्मकता है वह अपूर्व है। विवाह के प्रसंग में, मास के वर्णन में, मिलन प्रसंग में कवि की जो चित्रात्मकता की जो शक्ति है वह बहुत अधिक गहराई के साथ उभर कर सामने आती है। प्रस्तुत उदाहरण देखते हैं। पाट वैसारी राजकुमारी, कड़ई परोड़ी श्री चूनड़ी सार, कानई कुंडल जिगमिगई, सोवन राखड़ी तिलक नीलाड़ी, रूप देखी राजा हर्षयो, त्रिभुवन मोहि जाति पमारी। राजमती ने जो आभूषण धारण कर रखे हैं, जो वस्त्र धारण कर रखे हैं, उसके उपरांत उसका जो रूप, सुंदर रूप उभर कर सामने आ रहा है, उसका सुंदर चित्र के रूप में वर्णन कवि ने किया है। ये कवि की एक प्रमुख विशेषता है। इन बोधगम्यता, सरसता, लोकोक्ति, मुहावरों के अतिरिक्त कवि ने अलंकारों का भी सुंदर वर्णन अपनी रचना में किया है और ये अलंकार ऐसे नहीं प्रतीत होते कि कवि ने बोझिलता के साथ एक दबाव के लिए अलंकारों का प्रयोग किया है। ये भावों की अभिव्यक्ति के साथ सहज रूप से भाषा का एक अंग बनकर उभर कर सामने आए हैं। कवि ने अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, विप्सा, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा जैसे अलंकारों का अधिकारपूर्ण प्रयोग किया है, जिससे भाषा में सुंदरता आई है, मार्मिकता आई है, प्रेषणीयता आई है। कुछ अलंकारों का उदाहरण हम देखते हैं, जैसे कि अनुप्रास अलंकार, मोती माणिक जड़ेऊ जंजीर। इसी प्रकार से राजस्थानी का एक प्रमुख अलंकार है वयन संगाई। इसका अगर हम उदाहरण देखें, विशल देव वधावियव। अतिशयोक्ति अलंकार, इसी स्त्री नहीं सकल संसार, इसी न देवल पूतली जई धरी आवी भोज कुमार। अलंकारिक भाषा के साथ साथ कवि ने जो एक प्रवृत्ति है आदिकाल में, जो एक प्रकार से
चमत्कारिकता का जो रूढ़ी बनी हुई थी उसका वर्णन भी कवि ने अपनी भाषा में प्रयोग किया है। अलौकिक तत्वों का समावेश करके उसने इस चमत्कारिकता का निर्वाह किया है। योगी, इसका वर्णन करते हुए कवि ने बताया कि योगी है वह 700 कोश की जो दूरी है वह अत्यंत अल्प समय में पूरी कर लेता है। किस माध्यम से? वह अपने योग बल से ऐसा कर लेता है। चालेयु जोगी न लावी वार मंडली पाई भमई तिणिवार, वह कुछ समय में ही 700 कोश की दूरी पूरी कर लेता है। 7 से ही कोस गयो सांचीवार। यह चमत्कारिकता लोक काव्य होने के कारण यह चमत्कारिकता का वर्णन भाषा की प्रेषणीयता को और बढ़ाता है और लोक में इसके प्रति एक आश्चर्य की जो बात है वह भाषा का ये रूप जगाता है। कवि की इस कला पक्ष के अंतर्गत जो और कुछ प्रवृत्तियां हैं जिसे हम रूढ़ी का नाम भी ले सकते हैं, वह रूढ़ियों का प्रयोग भी कवि ने किया है। उसके अंतर्गत सबसे पहले है स्वप्न दर्शन। स्वप्न दर्शन ये कथानक रूढ़ी साहित्य में प्राचीन समय से प्रचलित रही है और इस रास काव्य में भी देखी जा सकती है। ये चूंकि एक गेय रास है और इसमें श्रृंगार की कोमल कांत पदावली का प्रयोग किया गया है और केदार राग में गाई जाने वाली इस रचना है जिसमें स्वप्न के माध्यम से राजमती नायक विसलदेव का रूप है वह देखती है। पूर्व भव कथन का अभिप्राय है कि पूर्व जन्म में किए गए अच्छे बुरे कर्मों का फल इस जन्म में भोगने की चर्चा भारतीय साहित्य और आख्यानों में मिलती है और इस कथा में भी, इस रास में भी कवि ने कथा क्रम के टूटते हुए ताने बाने को राजमती के पूर्व भव कथन के द्वारा रक्षित किया है। पूर्व जन्म के फल को इस जन्म में भोगने की बात कहकर कवि ने सत्कर्म करने की विचारधारा की अभिव्यक्ति की है। इस संदर्भ में एक बात है, राजा भोज धार का राजा था, वह मारवाड़ का अधिपति नहीं था, अतः राजमती का जन्म मारवाड़ में होने का प्रश्न नहीं था। स्वयं कवि ने कथा के पूर्व भाग में उसे मालवा की राजकुमारी लिखा है। तो ये कुछ जो कथन है, इन कथन की जो बात है कवि पूर्व भव कथन के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त कथानक रूढ़ी के अंतर्गत 12 मासा वर्णन की जो प्रवृत्ति है, पति के प्रवास के समय 12 महीनों का वर्णन और उन 12 महीनों में प्रकृति का उद्दीपनकारी वर्णन, प्रकृति जन्य परिवर्तन, इन सब का वर्णन कवि ने अपने 12 मासा वर्णन के अंतर्गत किया है। विसलदेव रास में 12 मासा वर्णन में 12 महीनों का वर्णन आदि अंत रूप में 2 छंदों में हो गया। चैत्र वर्णन तथा फाल्गु वर्णन करते हुए कवि ने वियोगिनी की मनोव्यथा का चित्रण किया है। इसके अतिरिक्त लोक तत्वों का समावेश भी इसके कला पक्ष की एक प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। लोक विश्वास, जैसे कि ज्योतिषियों की भविष्यवाणी में आस्था, पक्षियों का उड़ना, अंग फड़कना, ऐसे लोक विश्वासों का वर्णन कवि ने किया है। लोक रूढ़ियों का वर्णन किया है। लोक रूढ़ियाँ जैसे कि ब्राह्मण द्वारा वर ढूंढने जाना, पति के ताने से पति का प्रवास, ऐसी लोक रूढ़ियों का वर्णन कवि ने किया है। लोक रीति, जो समाज में उस समय जो रीतियाँ प्रचलित थी, फेरे, दहेज, पाटे पर बैठाकर लग्न मनवाना इत्यादि की अभिव्यक्ति कवि ने की है। लोक संबद्ध प्रकृति का चित्रण भी कवि ने किया है। प्रकृति है वह लोक से जुड़ी हुई प्रकृति है, जैसे कि मास का वर्णन करना, उसमें महीनों के वर्णन में कवि ने प्रत्येक महीने में लोक में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन किया है। लोक से संबंधित आभूषणों का वर्णन किया है। लोक भाषा में प्रचलित जो शब्द हैं उनका प्रयोग कवि ने किया है। लोक भाषा से संबंधित जो शब्द हैं जैसे कि झूरता, उलगाना, मेल, जान, इस प्रकार के लोक भाषा में प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी कवि ने किया है। तो विद्यार्थियों, हमने देखा कि विसलदेव रास जो रचना है वह अपने भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही दृष्टि से एक समृद्ध रचना है। और जब हम देखते हैं कि ये आदिकाल की रचना है, जिसे हम हिंदी भाषा का प्रारंभिक काल कह सकते हैं, उस समय ऐसी रचना
की रचना करने के कारण नरपति नाला अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित करते हैं और ये रचना कला पक्ष की दृष्टि से भी एक समृद्ध रचना के रूप में उभर कर सामने आती है। विद्यार्थियों, आगे की कक्षा में हम पाठ्यक्रम में संकलित अन्य कवि, अन्य रचना ढोला मारूना दोहा की बात करेंगे। धन्यवाद।